में नहीं आ रहा है कि आज जो हुआ मैं खुश हूँ या फिर उदास। हमारी किस्मत भी इसी टूटी हुई परात की तरह है। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे आज ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी। बहुत सर्दी है, पानी सा पड़ रहा है, सच्ची। बेटा, ऐसी बातें मत करो। मुझे तो तुम्हारे बाबा की चिंता है। वो खेत पर काम करते हैं। पौधे इस मौसम में समझो पानी हुए रहते हैं। तुम्हारे बाबा घर आते हैं तो थोड़ा सा खुद को आंच पर सेक लिया करते थे, तो ये कमबख्त परात भी टूट गई। अब हम कहाँ आग जलाएंगे अपना शरीर सेकने को। हाँ, मुझे भी बाबा की ही चिंता हो रही है। घर में ऐसे ही सर्दी से पांचों बेटियां और उनकी मां आस्था परेशान हो रही थी। आस्था एक गरीब औरत थी जो कि एक मिट्टी की झोपड़ी अपनी 5 बेटियों और पति के साथ गरीबी में गुजारा कर रही थी। आस्था के घर में कुछ भी नहीं था। अब सर्दी का मौसम आ चुका था। लोग भारी भारी कंबल और रजाइयों में कांप रहे थे। वहीं आस्था के घर में सभी बस नॉर्मल से कपड़ों में थे। अभी सब ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी बाहर से किशोर आ गया। उसके कपड़े ओस से गीले हो गए थे और वो थर थर कांप रहा था। अरे बच्चियों, आग लगाओ आग। अरे मर गया रे, कितनी सर्दी है। बेटा, जल्दी से अपने बाबा का कुर्ता निकालो। अजी, आप ये गीले कपड़े बदलो। बेटा, जल्दी से तौलिया भी ला कर दो। अरे आस्था, आग कहाँ है? अरे बहुत सर्दी है बाहर, समझो पानी पड़ रहा है। अरे आग लगाओ भैया। बाबा, आग नहीं जल पाई है आज। देखो तो सही, परात पूरी टूट गई है। अरे परात टूट गई? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? बिना परात के तो सर्दी काटना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। और नई परात हम ले नहीं सकते हैं। हम इसी परात को सही करेंगे। क्या हुआ अगर हमारे पास नई परात के पैसे नहीं है तो? माँ, हम इसको इस तरह से सही कर सकते हैं जैसे कि आप चटके हुए चूल्हे और घर की दीवारों को मिट्टी से लीप कर सही कर देती हो। है? कैसे? अच्छा, मिट्टी से लीप कर। पता नहीं ये कामयाबी रहेगा या नहीं, लेकिन तू करके देख ले। आस्था की इजाजत पर सभी लड़कियां उठ गईं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था और वो टूटी हुई परात को लेकर घर के बाहर आ गईं। हाँ, तो क्या करना है? दीदी, आप और राशि दीदी थोड़ी सी मिट्टी खोद दो, तब तक हम तीनों नदी से पानी लाते हैं। शीतल की बात को सुनकर दोनों बड़ी बहनें मिट्टी खोदने लगीं और तीनों छोटी बहनें नदी से पानी भरने को चली गईं। अरे भगवान, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। पूरा कंधा दर्द कर रहा है सच्ची में। अरे बस थोड़ी सी ही तो खोदनी है, खोद देते हैं। जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। एक तरफ रानी और राशि ऐसे काम में लगी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ नदी का पानी कितना ठंडा है और माँ इसी बर्फ जैसे पानी से बर्तन धोती है। उनके हाथ भी सुन्न हो जाते होंगे। चलो दीदी, इस पानी का भी हम कोई ना कोई जुगाड़ तो देख ही लेंगे। अभी पानी लेकर चलो, बाबा को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। टीना, शीतल और पूजा तीनों ने नदी से पानी ले लिया। जिसके बाद उन्होंने वापस आकर देखा तो रानी और राशि ने मिट्टी भी खोद दी थी और अब बारी थी परात को सही करने की। मिट्टी को गीला करके उससे ही हमें परात को चिपकाना है ना। चलो बहनों, शुरू करते हैं। रानी ने ऐसे बोलकर मिट्टी को गीला किया, जिसके बाद उसने उससे अपनी टूटी हुई परात को जोड़ना शुरू कर दिया। देखना जरा एक नजर, ये सही से जुड़ी तो है ना? हाँ, वैसे तो ठीक है, लेकिन इधर मिट्टी जरा ज्यादा लग गई है और दूसरी तरफ ये कम है, तो इसको ठीक कर दो। सही बोला। अब ठीक है? अब सही है ना? देखो। हाँ, अब सही है। चलो दीदी, अब आग जला लेते हैं। उसी आग की गर्मी से ये मिट्टी भी कड़क हो जाएगी और बाबा और माँ की सर्दी भी रुक जाएगी। शीतल की बात को सुनकर सभी बहनें बस मुस्कुरा दी और उन्होंने जुगाड़ से परात को सही करके उसमें आग जला दी। आग जलते ही पूरे परिवार की कपकपी रुक गई और सभी को सुकून मिला। माँ, बाबा, क्या बोलेंगे आप हमारे जुगाड़ू दिमाग को? अरे बस क्या ही बोलूं मैं। अब यूँ समझो कि जान में जान डाल दी तुम लोगों ने ये बनाकर। आपकी बेटियां तो हैं ही ऐसी, जुगाड़ू बाप बेटियां। ऐसे ही सभी खुशी खुशी आग पर खुद को सेकने लगे और बातें करते करते ही शाम ढल गई। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और आज के दिन। अरे लड़कियों, ये घर के बाहर पानी से भरी हुई बाल्टी क्यों रखी हुई है तुमने? मुझे बर्तन धोने हैं। अरे माँ, अभी बर्तन मत धो, ये बाल्टी में पानी हमने ही करके रखा हुआ है आपके लिए। अभी ना धो, लेकिन क्यों? अरे अभी ही धोने दो मुझे, अभी दिन चढ़ रहा है, वरना शाम को लेकर बैठूंगी तो पानी बेहिसाब ठंडा लगेगा। अरे माँ, नहीं लगेगा, हम है ना, हम आपसे कुछ सोचकर ही मना कर रहे हैं। अभी मत धो, शाम को धोना। अजीब लड़कियां हैं। खैर ठीक है, बस तुम्हारे बोलने पर मैं अभी नहीं धो रही हूँ। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। आस्था को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी लड़कियों ने घर के बाहर 2 बाल्टियां भरकर रख दी थी जिनमें पानी था। सुबह से शाम तक बाल्टियां पानी से भरे हुए घर के बाहर रखी रही और शाम को आस्था उन्हीं बाल्टियों के पानी से बर्तन धोने को बैठी। सुबह को करने वाले काम के मुझे शाम को करवा दिया। पता नहीं क्यों रोक रही थी मुझे पांचों की पांचों। अब सूरज की रोशनी भी नहीं है, मुझे इस ठंडे पानी से बर्तन धोने में कितनी सर्दी लगेगी।
अरे माँ कुछ भी नहीं होगा, आप अब धोकर देखो, बैठो तो सही। अगर पानी ठंडा लगे तो हम बर्तन धो देंगे। अपनी बेटियों की जिद करने से आस्था वहीं पर बर्तन धोने को बैठी और उसने जब बाल्टी से पानी लिया तो पानी जरा भी ठंडा नहीं था, बल्कि पानी काफी ज्यादा गुनगुना सा था। अरे वाह क्या बात है, ये पानी तो जरा सा भी ठंडा नहीं लग रहा है। हाँ माँ, तो ये जुगाड़ हमने आपके लिए ही तो लगाया था। हम जब आपको ऐसे सर्दी में कांपते हुए बर्तन और कपड़े धोते हुए देखते थे तो हमें आपके लिए बुरा लगता था, इसलिए हमने पानी को कुछ देर धूप में रख दिया, जिससे पानी ठंडे से गुनगुना हो गया। अब आपके हाथ सुनने नहीं होंगे। क्या बात है, बड़ा ही जुगाड़ू दिमाग है तुम्हारा तो। आस्था अपनी बेटियों के जुगाड़ से खुश हो गई थी। उसने बिना किसी दिक्कत के आज बर्तन साफ किए। ऐसी सिलसिला जारी था। पांचों बहनें अपने परिवार में जुगाड़ कर करके अपनी जिंदगी बिता रही थी। गरीबी में कुछ पास में न होते हुए भी उनका वक्त गुजर रहा था और ऐसे ही आज के दिन पूरा परिवार ठंड में बैठकर खाना खा रहा था। अरे वैसे परिवार अगर साथ हो तो सादी सी खिचड़ी का स्वाद भी कितना अच्छा लगता है ना? हाँ सच बोला, सादी सी खिचड़ी भी कितनी अच्छी लग रही है। अरे माँ बाबा, आप बिना खिचड़ी भी कोई सादा खाना है? ये खाना तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आखिर इसको खाने के बाद मेरा दिल खुश हो जाता है। हाँ बेटा, तुमने कभी कुछ अच्छा खाया ही क्या है? मैं मजबूर लाचार बाप कभी कुछ अच्छा तुमको दे ही नहीं पाया हूँ। हो सके तो इस मजबूर बाप को माफ कर देना बेटा। अरे नहीं बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे कभी कुछ अच्छा नहीं मिला है बेटियों को? कोई नहीं, अब मिल जाएगा। अरे पंडित जी आप आइए आइए। अरे राम राम किशोर भैया और बहना। अरे राम राम पंडित जी, कहिए आपके शुभ कदम मुझ गरीब की झोपड़ी में आज कैसे? आपको तो अमीरों में बुलाया जाता है। अरे किशोर जी खुश हो जाओ, तुम्हारी पांचों बेटियों के लिए अच्छे घरों का रिश्ता लेकर आया हूँ। अच्छे घरों का रिश्ता? क्या मतलब? अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक बड़े घर की औरत आई थी अपने 5 बेटों का रिश्ता लेकर। बोली कि उन 5 के लिए सुलझी हुई नेक संस्कारी लड़कियां चाहिए, लड़के भी अच्छे हैं। मैं बोला कुछ घराने का भी देखना है या फिर? तो बोली कि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, हमें बस अच्छी बहुएं मिल जाएं तो घर मंदिर बन जाएगा। इसलिए उन्होंने बिना दहेज के भी शादी कर लेनी है। अब आप बताओगे आपकी क्या राय है? घर बैठे रिश्ता आ गया और वो भी अच्छे घर का, तो बस फिर और क्या ही चाहिए। मैं तो अंदर ही अंदर मरती थी ये सोचकर कि मेरी 5 बेटियां हैं, उनका हक कैसे अदा करूंगी। अगर अच्छे लोग हैं तो आप शादी की बात को पक्का कर देना। लोग अच्छे नहीं हैं, बहना बहुत अच्छे हैं। ये समझो कि बिल्कुल तुम्हारी बेटियों की राम मिलाई जोड़ी बन जाएगी। और ये 5 तो मेरी भी बेटी जैसी ही हैं, तो मैं इनके लिए किसी गलत इंसान का रिश्ता तो कभी लाऊंगा ही नहीं। तो ठीक है, मैं शादी को हाँ कर दूंगा। अच्छा राम राम। पंडित राम प्रसाद ऐसे बोलकर गरीब बहनों के घर से चल दिए, जिसके बाद उन्होंने जाकर सीधा देवी के घर बात की। और लड़की वाले राजी हैं, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है पंडित जी, आप मुझे उनके घर का पता बताएं, मैं खुद वहाँ जाकर अपने बेटों की बात को पक्का करके आऊंगी। देवी ने उसी वक्त पंडित जी से 5 जुगाड़ू बहनों का पता ले लिया, जिसके बाद वो सीधा शादी की बात को पक्का करने 5 बहनों के घर पहुँच गयी और जल्दी ही शादी की डेट फिक्स हो गयी। देवी जी, आप हकीकत में मेरी बेटियों की जिंदगी में किसी देवी की तरह आई हो, सच्ची में। ऐसा कुछ भी नहीं है बहन, जिसका जोग जहाँ मिलता होता है भगवान उसको वहाँ तक पहुँचाने को उसके लिए रास्ते बना ही देता है। आपकी बेटियां मेरी जिंदगी में किसी देवी की तरह आई हैं, बिल्कुल जैसे लड़कियां मुझे चाहिए थी, आपकी बेटियां वैसी ही लड़कियां हैं सच में। अब तो आप बस इनके हाथ गीले करने की तैयारी करो, क्योंकि जल्दी ही ये अब मेरे घर में आने वाली हैं। जी जी, मुझे यकीन है कि मेरे आंगन की कलियां आपके आंगन में एक अच्छा फूल बनकर खिलेंगी। दोनों ही होने वाली समधनों में ऐसे ही बात हुई, जिसके बाद देवी शादी के दिन तारीख पक्की करके चली गई। देखते ही देखते ऐसे ही दिन गुजर गए और अब 5 बहनों की शादी हो चुकी थी और अभी अभी बस गृह प्रवेश ही हुआ था। स्वागत है बहुओं। क्या बात है, तुम घर को इतना गौर से क्यों देख रही हो? हम देख रहे हैं माँ जी, हमारे नए घर का आंगन ही कितना बड़ा है। इतने में तो हमारे मायके में जैसे 4 घर आ जाएंगे, और साथ ही साथ ये घर कितना गर्म भी है। हाँ, क्योंकि हमारे घर में हर जगह पर हीटर लगा हुआ है। अभी तुम बाहर से आई हो, तुम्हारा शरीर थर थर कांप रहा था, लेकिन यहाँ पर तो सर्दी का नामो निशान भी नहीं है। क्यों, है ना? हाँ माँ जी, सही कहा, ये घर तो बहुत ही ज्यादा आरामदायक लग रहा है। अरे अभी जब कमरे में जाओगी तो और सब कुछ इससे भी ज्यादा आरामदायक लगेगा। राशि, क्या अब हम कमरे में चलें? मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब तुम सभी जाकर आराम कर लो। वैसे भी तुम सभी के चेहरों पर थकान साफ साफ नजर आ रही है। हाँ माँ, और आप भी काफी टायर्ड हैं। चलो कमरों में चलो, बाकी की बातें अब कल हो जाएंगी। 5 भाई ऐसे बोलकर अपनी अपनी पत्नियों को कमरे में ले गए। आस्था भी अपने कमरे में चली गई थी और 5 बहनें अपने अपने कमरों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गईं।
विष्णु जी, ये हमारा कमरा है, बस हम दोनों का, या फिर हम पांचों का? अरे पूजा, ऑफ कोर्स ये हमारा ही कमरा है और हम पांचों का एक कमरा क्यों होगा? लेकिन हम पूरा परिवार तो एक ही झोपड़ी में सोते थे, एक ही जगह पर रहते थे, और अब हम इस एक कमरे में बस 2 लोग सोएंगे, और ये बेड भी पूरा हमारा है। मुझे तो दीदी की चिंता हो रही है। क्यों दीदी की चिंता क्यों हो रही है? मेरे कमरे में हीटर है, कंबल है, बेड है, पता नहीं उनके कमरे में ये सब होगा भी या नहीं। उनके कमरे में भी सब कुछ है, तुम चिंता मत करो। पांचों भाइयों को अपनी पत्नियों की मासूम सी बातों पर बस हंसी आ रही थी, क्योंकि पांचों जुगाड़ू बहनों ने इतनी सहूलियत अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। ऐसी जो छोटी छोटी चीजों पर हैरान होते हुए वो पांचों सवाल करते करते ही सो गई, और सुबह को वो सभी तैयार होकर नीचे पहुंची, जहां उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा था। अरे वाह, बहुआ भी उठ गई हैं। आओ 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 बहुआ, आ जाओ और नाश्ता कर लो। अरे राशि, ये तुम कैसे कपड़ों में आ गई हो? अरे साड़ी ही तो है, इसका क्या खराब है? अरे माँ, मैं साड़ी या वेस्टर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इनको तो देखो तो सही, ठंड हो रही है और ये पांचों बस साड़ियों में है। इनको सर्दी नहीं लग रही है? अरे बहू, अभी क्या सर्दी खत्म हो गई है, या यहाँ कोई शूटिंग चल रही है जो तुम ऐसे छिली हुई सी आ गई हो? जाओ अपना कार्डिगन पहनो। माँ जी, लेकिन घर में हीटर चल रही है और ऐसे में हमें तो कुछ ही पहनने की जरूरत भी नहीं लग रही है। ऊपर से ये वेलवेट की साड़ी है, तो बस इतना ही काफी है। अरे क्यों रानी, क्यों काफी है? शादी के बाद ही क्या तुम्हें बीमार पड़ना है? बोलो। अरे नहीं, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसे नहीं करते हैं। ये मौसम सर्दी का है और इसमें ओढ़ पहन कर ही रहना चाहिए। आओ मेरे साथ, मेरे कमरे में आओ। वहाँ मैंने तुम्हारे लिए लाई हुई कार्डिगन रखे हुए हैं, तो तुम वो ले लो, और आइंदा ऐसे सर्दी में बस साड़ी पहनकर ना निकलना, नहीं तो सर्दी तुम्हें काट लेगी। माँ जी, सर्दी काट लेगी? हाँ, बच्चों को सर्दी में ऐसे ही डराया जाता है, और तुम भी तो मेरी बेटियां ही हो। आस्था ने अपनी पांचों बहुओं को अपनी लाई हुई कार्डिगन दे दी, जिसको पहनकर पांचों बहनों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वाह, कितनी मुलायम और गर्म जर्सियां हैं। सच्ची में पहनकर ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे कि कुछ पहना है, और जो हल्की हल्की सी सर्दी लग भी रही थी वो भी अब खत्म हो गई है। यहाँ तुम्हें अब वैसे रहने की जरूरत नहीं है जैसे तुम अपने मायके में रही हो। यहाँ पर तुम्हें सब मिल जाएगा। चलो अब बाहर आ जाओ, तुम्हें आज अपनी पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है। आस्था अपनी बहुओं को पहनाकर नीचे ले गई, जहां उनको देखकर उनके पति बोले, हाँ अब भी तो ठीक लग रहा है तुम्हें देखकर, ऐसे ही घर में पैक होकर रहना। हाँ, और इनको ऐसे पैक रखने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे ही सभी हंसी मजाक करने लगे, और फिर सभी से उनकी पसंद की डिशेस पूछकर पांचों बहनें अपनी रसोई में वो बनाने को चली गई, जहां उन्हें गीजर का गर्म पानी भी मिला, और वो भी उनके लिए काफी हैरान करने वाली चीज थी। ऐसे ही दिन गुजर गए और अब बहुओं को अपने ससुराल में 1 महीना बीत चुका था। उन पांचों बहनों को अब सारी सुख सुविधाओं की आदत भी हो गई थी। ऐसे ही सब कुछ सही से चल रहा था कि आज के दिन एकदम से परिवार के ऊपर एक विपत्ति आई। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं मेरे बच्चे क्या खबर लेकर आएंगे। अरे माँ जी, आप क्यों परेशान होती हो? वैसे डर तो मुझे भी लग रहा है, पता नहीं किसकी गंदी नजर खा गई अच्छे खासे हमारे चलते हुए काम को। सत्या ही नाश हो उसका, जिसने भी मेरे परिवार को बुरी नजर लगाई है। भगवान कभी उसे चैन ना दे। अरे अभी जाओ, अब तो दिल फट सा रहा है। घर में टेंशन का माहौल था। पांचों बहुएं और उनकी सास सभी टेंशन में थे, क्योंकि देवी के बेटों को काम में अचानक से बहुत बड़ा घाटा हो गया था। देवी बेचैन अपने बेटों का घर में इंतजार कर रही थी कि तभी उसके बेटे और पति घर आ गए। क्या रहा जी? देवी, चलो अब इस सुकून भरी जिंदगी को फिर से अलविदा बोलने का दिन आ गया है। नहीं नहीं जी, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है जी। कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। जो भी लोग हमारी फैक्ट्री में काम किया करते थे, उन सभी को अब हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहा है। वो चाहते हैं कि हम उनका सभी का पैसा दे दें। काम का दिया हुआ लोन भी हमारे ही सर पर नाच रहा है। अब हमें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? बोला है ना कि यहाँ से हमें जाना पड़ेगा, तो बस जाना पड़ेगा। ये बेकार के सवाल मत पूछो। रानी, अगर कोई दूसरा चारा होता तो हम कभी छोड़ने का फैसला नहीं करते, क्यों है ना? इसलिए ज्यादा सवाल मत करो। अब हमें इस घर से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर हमने अपने हालातों के आगे इस सबको ऊपर रखा तो हम कर्ज के बोझ के तले मर जाएंगे। हाँ भैया, भैया ने सही कहा। सभी अपने दिमाग को तैयार कर लो, क्योंकि हम लोग कल ही यहाँ से जा रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? भगवान तू ऐसा निर्दयी क्यों है? क्यों है भगवान, क्यों है? अरे माँ जी, संभालो खुद को। हम सभी एक साथ हैं, हमारे परिवार एक साथ है और सुरक्षित है। माँ जी, तो बस और क्या ही चाहिए? पैसा तो हाथ का मैल है, बाद में भी कमा लिया जाएगा, लेकिन परिवार नहीं मिलता। कोई नहीं, हम इतना क्या, इससे ज्यादा पैसे कमाएंगे। अभी अगर भगवान जी की यही लीला है कि हम यहाँ से निकल जाएं, तो हम सब इसी में भी राजी हैं।
पांचों बहुओं ने घर वालों की हिम्मत दी, जिसके बाद वो सभी अगले दिन सभी एम्प्लॉयज का पैसा चुका कर और लोन वगैरह भर के अपने घर को बेचकर वहां से निकल गए। अब पांचों जुगाड़ू बहुओं के पतियों की जेब में बस जरा सा ही पैसे थे, जिनको उन्हें बड़े ही संभल कर खर्च करना था। हे भगवान, ये सर्दी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि गीला कर देगी। कितनी ज्यादा खतरनाक सर्दी हो रही है। हे भगवान। अरे माँ जी, आप तो बहुत ही ज्यादा कांप रही हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही के दिन में स्वर्गवासी हो जाऊं। बातें कर रही हो, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी ही सर्दी में हर साल झेलते हैं। हम बहनें भी जब से जन्मी हमने यही सर्दी देखी और झेली है। आप ऐसे हिम्मत मत हारो। विशाल जी, आपके पास जो पैसे हैं, आप उनसे सबसे पहले एक तिरपाल खरीदो। तिरपाल? लेकिन उसका हम क्या करेंगे? और वैसे भी रानी, हमें पैसे बहुत ही सोच समझ कर खर्च करने हैं। इस वक्त तिरपाल हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, जानते हैं आप। उसके बिना जेठ जी हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम कहीं पर अपना तंबू लगाएंगे जिससे कि ये हवा रुक जाए, और उसके बाद हम कुछ आगे की सोचना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं एक तिरपाल ले आऊंगा। हाँ, तुम पांचों में से कौन आ रहा है मेरे साथ तिरपाल लेने? मैं आता हूँ भैया। माँ, बाबा, अभी हम तिरपाल लगा लेंगे ना, तो ये जो हवा है जो छाती चीर कर घुस रही है, ये जानी बंद हो जाएगी और आपको काफी ज्यादा आराम भी मिलेगा। पांचों बहनें ऐसे ही सभी को हिम्मत देने लगी और फिर कुछ ही देर बाद विशाल और विजय दोनों एक बड़ा सा तिरपाल खरीद लाए, जिसके बाद उन सभी ने एक खाली सी तिरपाल लगाने को जगह देखी और पांचों बहनों ने तिरपाल का एक तंबू लगा दिया, जिसके अंदर सभी बैठ गए। देवी और त्रिदेव की हालत खराब थी। हे भगवान, बड़ी सर्दी है, बड़ी सर्दी है। हे भगवान, तू रहम कर। अरे बहू, बहू बेटो, जरा मेरे हाथों पैरों में मालिश कर दो। हे भगवान, बहुत ज्यादा सर्दी है। माँ बाबा तो बहुत ही ज्यादा सर्दी मान रहे हैं। हम इसमें नहीं रह सकते। अपना कोई पक्का घर देखा कि नहीं? राशि बेकार की बुद्धुओं जैसी बातें मत करो, समझ आया? अगर हमारे पास इतने पैसे होते कि हम कोई पक्का घर देख पाते तो क्या हम तुम लोगों को ऐसे फुटपाथ पर मारते? बोलो। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। नहीं नहीं, नहीं पूछो। ऐसे ही पूछना भी मुझे इस वक्त तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, इस वक्त हमें दिमाग और धीरज से काम लेना है। ऐसे गुस्से से या ज्यादा दिमाग खराब करने से कुछ नहीं मिलने वाला, समझ आया? हाँ, सही कहा। ये की ना देवर जी ने भी दिमाग की बात। तो अगर हमारे पास पक्का कोई कमरा लेने को भी पैसे नहीं है, तो फिर हमारे पास बस एक ही चारा है, और वो है हाथों से मिट्टी और लकड़ी की मदद से खुद की झोपड़ी बनाना। खुद ही झोपड़ी बनाना? अरे बेकार की बातें मत करो। तुम झोपड़ी बना लोगी, वो भी इतनी बड़ी? हाँ जी, मजाक मत बनाइए। हम बहनें मायके में जुगाड़ू बहनों के नाम से ही जानी जाती थी, और पता भी है, हमारे माँ बापा हमारे जुगाड़ों से बहुत ही ज्यादा खुश भी हुआ करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें अब यही करना पड़ेगा। चलो दीदी, जिस जगह हमने ये टेंट लगाया है, यहीं पर मिट्टी, और ये जगह शहर के पास भी नहीं है, पास में ही घना नहीं लेकिन छोटा सा जंगल भी है, तो यहाँ पर कुटिया बनानी सही रहेगी। तुम लोग यहाँ हमारे रहने के लिए कुटिया बनाओगी? हाँ जी जी, बनाएंगे। अब अगर आपको मदद करवानी हो तो करवाना, नहीं तो मैंने खुद ही जुगाड़ लगा कर काम कर लेंगे। शीतल की बात को सुनकर पांचों भाई बस नीचे को मुस्कुराने लगे। उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ बना भी पाएंगे। वहीं बाहर पांचों जुगाड़ू बहनें काम में लग गईं। देखो बहनों, सबसे बड़ी मैं हूँ, और माँ बाबा को मैंने ही अपनी आंखों से कुटिया बनाते हुए देखा था, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि कुटिया हम बस मिट्टी और पानी से नहीं बल्कि लकड़ी का सहारा लेकर भी बनाएंगे। तो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे? अंदर जो जंगल है वहाँ से हमें लकड़ी मिल जाएगी। चलो मैं तुम्हें बताऊंगी कि लकड़ी को कैसे काटना है। रानी और पांचों बहनें एक साथ जंगल में चलेंगी, जहां जाकर उन्होंने धारदार पत्थर ढूंढे और उन्हें छोटी छोटी लकड़ियों में बांधकर उन्होंने उसे जुगाड़ू लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी बना ली। अरे वाह, ये जुगाड़ू कुल्हाड़ी तो बहुत अच्छी है, एकदम असली वाली की तरह काम कर रही है। पांचों बहनें ऐसी मेहनत करने लगी कि पीछे से उनके पति भी आ गए। तुम तो सच में ही बहुत मेहनत कर रही हो, तभी तो सर्दी में भी तुम्हें पसीना आ गया है। हमें भी बताओ, हम भी मदद करवाएंगे। पांचों पतियों को अपना साथ देते देखकर पांचों ही बहनों को काफी ज्यादा अच्छा लगा और उनके पतियों ने भी साथ मिलकर लकड़ी काटने में उनकी मदद की। ऐसे ही फिर वो सभी लकड़ी लेकर आए और साथ मिलकर उन्होंने मिट्टी से अपनी कुटिया बनाना शुरू कर दिया। अरे बहुओं और बच्चों, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है क्या? गीली मिट्टी और पानी से खेल रहे हो तुम लोग। अरे बाबा, ऐसे काम में ध्यान बट रहा है, इसलिए सर्दी का पता ही नहीं चल रहा है। आप भी आओ। अरे तुम लोग ही करो, मुझे क्या मरना है ये सब करके। आए बड़े। त्रिदेव और देवी दोनों अंदर थे और बाहर उनके बच्चे कुटिया बनाने में लगे हुए थे। धीरे धीरे ऐसे ही शाम हो गई और उनकी कुटिया भी बन गई। कुटिया तो बन गई, लेकिन अभी हम इसके अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसके अंदर आ गए तो हमें और भी ज्यादा सर्दी लगेगी, इसलिए अभी हमें एक रात तिरपाल में ही गुजारनी पड़ेगी। अरे बच्चों, आ जाओ, तिरपाल के अंदर आ जाओ, अब बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। देवी की बात को सुनकर सभी तंबू में ही सो गए। सभी को सारी रात बेचैनी से नींद आई और अगली सुबह अब और भी ज्यादा चुनौती भरी थी।
सुनो, अब कल का दिन तो जैसे तैसे गुजार दिया, टेंशन में, भूख भी नहीं लगी, लेकिन अब तो भूख भी बहुत जोरों की लग रही है। हे भगवान, खांसी हो गई है एक ही रात में। बहु भूख तो मुझे भी लग रही है, वो भी काफी तेज। अरे कल हम जहाँ जंगल में गए वहाँ पर एक नदी भी थी। चलो बहनों, वहीं से जुगाड़ लगाकर मछली पकड़ते हैं, क्योंकि नदी है तो वो जरूर ही होगी। ठीक है, और हो सकता है कि दिन के उजाले में हमें कोई और भी काम की चीज वहाँ मिल जाए, इसलिए चलो। सुबह होते ही पांचों जुगाड़ू बहुएं जुगाड़ करने को निकल गईं और उनके पति सवेरे ही कोई काम ढूंढने को जा चुके थे। सबसे पहले उन्होंने जुगाड़ से अपनी साड़ी के पल्लू काटकर मछलियां पकड़ी और नदी का पानी तो बेहद ही ठंडा है, सिर्फ एक छींट भी पूरा हिला रही है। तूने काफी मछलियाँ पकड़ ली हैं, अब नदी के पास से आजा। और मैं क्या सोच रही थी कि यहाँ से मिट्टी ले लेते हैं और आज तो हम घर के बाहर मछली सेक लेंगे, लेकिन कभी तो कुछ बनाना पड़ेगा ना, तो हम मिट्टी के बर्तन बना लेंगे। रानी की बात पर सभी ने गर्दन हिला दी और उन सभी बहनों ने नदी के पास से मिट्टी भी ले ली, जिसको लेकर वो अपने परिवार के पास आई। अरे आप सभी आ गए, कोई काम मिला? कुछ नहीं मिला भाभी। कोई नहीं, हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हम खाना लाए हैं तो चलिए मछली भून कर खाते हैं। पूरा परिवार भूखा था। सभी ने अपनी चिंताओं को साइड में रखा और फिर उन सभी ने मछली को भून कर खाया, जिसके बाद वो सभी अपने जुगाड़ से बनाए हुए घर में आराम करने लगे और बहुएं बाहर बैठकर बर्तन बनाने लगी। बहुओं, बाहर क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ, बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही है। मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, आज नहीं तो कल तो वो हमारे काम में आ ही जाएंगे। तुम लोगों से बर्तन बनाने आते हैं? अरे क्यों ना हम यही मिट्टी के बने हुए बर्तन बेचना शुरू कर दें, 4 पैसे तो आ ही जाएंगे। अरे हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। आजकल तो वैसे भी अमीर लोग अपनी सेहत का कितना ज्यादा ख्याल रखने लगे हैं। वो लोग आपसे मिट्टी के बर्तन जरूर खरीद लेंगे। आप चाहो तो हम पांचों अभी भी बना देते हैं बर्तन। पांचों भाइयों ने बड़े ही दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी। बस फिर क्या था, उनकी पत्नियों ने उनके लिए भी तभी ही बर्तन बनाना शुरू कर दिया और अगली सुबह ही उनके पति उन्हें बेचने को बाजार में निकल गए। पता नहीं ये बर्तन बिक भी पाएंगे या फिर नहीं। भगवान जी से अच्छी उम्मीद रखो, ये जरूर बिकेंगे। एक तरफ पांचों बहुओं के पति परेशान थे तो वहीं दूसरी तरफ बहुएं भी अपने घर के जुगाड़ों में ही लगी हुई थी। माँ बाबा देखो, आप लोगों को ज्यादा सर्दी लगती है ना, तो हम बहुओं ने आपके लिए ये बोरी का गद्दा बनाया है। अभी हम रजाई और तकिए भी बना देंगे तो आपको सर्दी नहीं चढ़ेगी। बहुत ही अच्छा किया मैंने जो अपने बेटों के लिए मैंने तुम्हें चुना, वरना इन हालातों में पता नहीं कोई लड़की हमारा साथ देती भी या नहीं। ऐसे ही पांचों बहुओं को तारीफ मिल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उनके बनाए हुए बर्तन भी बिकने लगे। ये बड़ा वाला पतीला ये बस 50 रुपए का है। ठीक है, आप 40 दे दो, कुछ तो आ ही रहा है। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। पांचों बहुओं ने अपने जुगाड़ के हुनर पर ही अपने जुगाड़ू घर को भी मंदिर बना दिया था। उनके पति उनके बनाए हुए बर्तनों को ही बेचते थे और ऐसे ही उनके घर पर राशन आता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन कहने को ये घर मजबूरी में बना था, लेकिन इसने इतना साथ दिया। अब तो सर्दी कम है, लेकिन जब कड़ाके की सर्दी थी तब ये घर हमारे साथ था। बहुओं, तुम बहुत अच्छी और समझदार हो और तुम्हारी समझदारी की वजह से ही आज हमें पक्का घर मिलने को जा रहा है। अलविदा हमारे घर। अब बहुओं के पति ने उनके साथ की वजह से एक किराए का लेकिन पक्का घर ले लिया था। पूरा परिवार वहां जाकर रहने लगा और धीरे धीरे अब पांचों जुगाड़ू बहुओं के घर के हालात ठीक होते जा रहे थे। वृंदा बहुत ही समझदार और शांत औरत थी, जो कि अपने परिवार की सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती और उनकी जरूरत को अच्छे से पूरा किया करती थी। एक दिन वो अपने पति केशव और बेटे राहुल के लिए नाश्ता लगा रही होती है। तभी उसके बेटे और पति सीढ़ियों से उतर कर आते हैं और कहते हैं, वृंदा कभी तो कुछ अच्छा खिला दिया करो, जब देखो ये ओट्स, दलिया, पोहा यही सब बनाकर रख देती हो। मैं 2 टाइम जिम जाता हूँ और अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा मेरी सेहत का ख्याल रखते हैं। कभी कभी तो कुछ अच्छा खाने का मन मेरा भी करता है। तुम दोनों में से कोई भी ये मत भूलो कि ये सब कुछ मैं तुम्हारी सेहत के लिए कर रही हूँ। जितना ज्यादा अच्छा स्वस्थ खाना खाओगे उतनी ही ज्यादा अच्छी सेहत रहेगी। और तुम केशव, तुम ये बात समझते क्यों नहीं? 50 की उम्र में 60 के लगने लगे हो। अब दोनों ही वृंदा की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं और जो भी वृंदा ने बनाया था वो खाने लगते हैं। राहुल बड़ा हो गया था और परिवार वालों को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। ऐसे एक दिन पंडित जी उनके घर आते हैं और बताते हैं, मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़की का नाम पिंकी है और वो पंजाबी परिवार से है, खाते पीते घर से है और पढ़ी लिखी भी बहुत है, लेकिन रहती बिल्कुल घरेलू तरीके से है। देखिए पंडित जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस लड़की अच्छी और संस्कारी होनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है जी, मैं दोनों पक्षों की बातचीत आपस में करवा देता हूँ और उसके बाद कुंडली मिलवाकर अगर दोनों पक्षों की रजामंदी बनती हो तो जल्द से जल्द शादी करवा देंगे। पिंकी के घर वालों को राहुल और राहुल के घर वालों को पिंकी बहुत ज्यादा पसंद आती है। शादी करके वो अपने ससुराल आ जाती है। आज पिंकी की पहली रसोई की रस्म थी।
और वो रसोई में जाकर कहने लगी, हे रब्बा तेरी खैर, ये लोग तो कुछ खाते ही नहीं है। रसोई के अंदर बस तरह तरह की सब्जी और विदेशी दलिया रखा हुआ है। पिंकी पंजाबन थी और उसे पराठे और यही सब कुछ खाने की आदत थी। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ससुराल वालों को पहली रसोई की रस्मों में क्या खिलाए। और उसने खुद से कहा, मेरे ससुराल वालों को तो कुछ पंजाबी स्टाइल में इम्प्रेस करना पड़ेगा मुझे, इसीलिए उनके लिए पिंकी के स्पेशल आलू गोभी के पराठे बनाती हूँ, वो खुश हो जाएंगे। सर्दी का मौसम था और पिंकी सुबह 8 बजे उठकर सब लोगों के लिए गर्मा गर्म देसी घी के आलू गोभी के पराठे बनाने लगी। तभी केशव सीढ़ियों से उतरते हुए आता है और सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रही वृंदा से कहता है, वृंदा, अरे तुम तो यहाँ, तो फिर रसोई में कौन काम कर रहा है? आज भूल गए क्या? अब आपके घर में आपके बेटे की बहू आ गई है, वही कुछ बना रही होगी। और मैं भी रसोई में जाकर उसे टोकना नहीं चाहती, वरना बेकार में कहेगी कि कैसी सास मिली है उसे। थोड़ी देर में राहुल भी ऑफिस के लिए तैयार होकर आ जाता है और पिंकी सबके लिए अपने स्पेशल देसी घी के आलू गोभी के पराठे लेकर आती है और सबको खाने के लिए परोसती है। केशव जैसे आलू के पराठे देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है, वाह बहू, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ठंड में आलू गोभी के पराठे, सच में मजा ही आ गया, वरना रोज रोज ओट्स खाकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। पिंकी कुछ हल्का बना लेती। वैसे तो मुझे भी पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन शादी के समय भी मैंने ज्यादातर बाहर का ही खाना खाया और ऑयली खाया। ऐसे में तुमने फिर से पराठे बना दिए। कोई बात नहीं बेटा, जो बना है वो खा लो। वैसे भी तुम दोनों को तो आलू के पराठे बहुत ज्यादा पसंद हैं और बहू ने सच में आलू गोभी के पराठे बहुत अच्छे बनाए हैं। और देखो, मैं भी तो खा रही हूँ। इसके बाद पूरा परिवार पिंकी के बनाए हुए आलू गोभी के पराठे खा लेता है। पिंकी आलू गोभी के पराठे वृंदा के उठने से पहले ही बनाकर रख दिया करती थी। वृंदा फिर से एक सुबह नाश्ते में आलू के पराठे देखकर सोचती है, हे भगवान, मेरी बहू पिंकी ने तो फिर से सुबह सुबह ठंड में आलू गोभी के पराठे बना दिए। लगता है इसे आलू गोभी के पराठे बहुत ज्यादा ही पसंद है। वैसे भी ये बच्ची अभी नया घर परिवार छोड़कर आई है, अगर मैं इसे ज्यादा कुछ टोकूंगी तो उसे बुरा लगेगा। चुपचाप खा लेती हूँ। वृंदा, जो कि अपनी हेल्थ का और परिवार की सेहत का इतना ज्यादा ध्यान रखा करती थी, वो भी पिंकी को कुछ नहीं कहती। और ये देखकर राहुल और केशव भी जो बनाए वो खा। नाश्ते में 5-6 आलू के पराठे खा जाती थी और दोपहर में भी फिर से अलग से खाना मांगती थी। और रात में तो बिना चिकन के उनका काम ही नहीं चलता था। आप लोगों की तो खुराक ही नहीं है। पिंकी बहू, वो तो तेरी माँ का वजन देखकर ही पता चलता है कि उनकी अच्छी खासी खुराक है। खैर कोई बात नहीं, मैं ये कह रही थी कि कल तू आलू गोभी के पराठे मत बनाना। पिंकी ये बात सुनती है तो वो उदास हो जाती है और उसके बाद उदास होकर पूछती है, माँ जी, मैं आलू गोभी के पराठे क्यों ना बनाऊं? क्या आपको मेरे आलू गोभी के पराठे अच्छे नहीं लगे? उसमें कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। वृंदा भी अपनी बहू का उदास चेहरा देखकर और उदास हो जाती है और कहती है, नहीं बहू, तेरे पराठों में कोई भी कमी नहीं है। तू तो पंजाबन है और बहुत अच्छे पराठे बनाती है, लेकिन ठंड में सुबह सुबह हमारे लिए आलू गोभी के पराठे बनाकर तू बहुत ज्यादा थक जाती होगी, इसलिए मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे आप लोगों को पराठे बनाकर खिलाना बहुत अच्छा लगता है और मैं आलू गोभी के पराठे हर समय बना सकती हूँ, खा सकती हूँ। और चाहे गर्मी हो या बरसात, मुझे आलू के पराठे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। वृंदा भी अब अपनी बहू पिंकी की इतनी मासूमियत भरी बातें सुनकर कुछ नहीं बोल पाती और पिंकी ऐसे ही ठंड में रोज आलू गोभी के पराठे बनाकर रख दिया करती। अब उसके पूरे ससुराल वालों के अंदर आलस भर चुका था। धीरे धीरे वृंदा का भी वजन बढ़ने लगता है। एक दिन सीढ़ियां उतरते हुए वो बहुत ज्यादा हांफ रही थी और खुद से कहती है, पहले जब मैं हेल्दी खाना खाती थी तो मेरे अंदर कितनी ताकत रहती थी। अब मैं थोड़ा सा भी चलती फिरती हूँ तो हांफने लगती हूँ और ना ही मुझसे ज्यादा काम होता है, ना ही चलना फिरना आता है। मुझे पिंकी से इस बारे में बात करनी होगी। इसके बाद वृंदा किसी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो एक तरकीब सोचती है। वो अपने एक पुराने दोस्त, जो कि एक डॉक्टर था जिसका नाम अश्विन था, उसे अपने घर बुलाती है। वो वृंदा का चेकअप करने के बाद पिंकी से कहता है, देखिए जी, आप जो इन्हें रोज सुबह ठंड में गर्मा गर्म आलू के पराठे खिला रहे हैं, उसकी वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया और तभी इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है। मैं यही कहूंगा कि आप इन्हें हेल्दी खाना खिलाइए। अरे डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होने की डिग्री दी किसने? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता जाता। पराठे खाने से शरीर में ताकत आती है और घी खाने से शरीर में चिकनाहट बनी रहती है। लगता है तुमने किसी झोला छाप यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की पढ़ाई की है। पिंकी जोर जोर से डॉक्टर को सुना रही होती है कि तभी वृंदा के दोस्त डॉक्टर अश्विन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, पहली बात तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी सास का दोस्त हूँ। उसने मुझे रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया था और तुम्हें ये सब कहने को बोला था ताकि तुम ठंड में सुबह सुबह आलू के पराठे बनाना छोड़ दो और हेल्दी डाइट अपने ससुराल वालों को दो। लेकिन मैं वृंदा से अक्सर मिलता रहता हूँ और आज उसे देखते ही मैं समझ गया था कि उसके शरीर में सच में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अगर तुम अपने परिवार वालों के दुश्मन नहीं हो तो उम्मीद करता हूँ कि तुम उन्हें हेल्दी खाना दोगी। डॉक्टर ये बोलकर चला जाता है।
पिंकी ये बातें सुनती है तो पहले तो उसे बुरा लगता है और उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है और वो खुद को शीशे में देखकर कहती है, माँ ने जो भी किया मेरे भले के लिए किया है। क्या सच में शादी के बाद मेरा वजन भी कितना बढ़ गया है। मेरी खुद की माँ भी मुझे रोज रोज आलू के पराठे नहीं खाने देती थी और बोलती थी कि अगर मैं मोटी हो गई तो मेरे रिश्ते में दिक्कत आएगी और मुझे बीमारी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जब से मैंने रसोई की जिम्मेदारी संभाली, सुबह सुबह आलू के पराठे बनाने लगी। इसके बाद पिंकी ये सोच लेती है कि अब वो सिर्फ कभी कभी आलू के पराठे बनाया करेगी और अब वो सुबह सुबह नाश्ते में हेल्दी खाना बनाया करती है, जैसे उपमा और दलिया, जो कि उसकी सेहत के साथ साथ उसके परिवार वालों की सेहत को भी अच्छा बनाए रखता है। धीरे धीरे वृंदा जो बात पिंकी को समझाना चाहती थी वो अच्छे से समझ जाती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। और इस तरह वृंदा को अपनी ठंड में सुबह सुबह आलू गोभी के पराठे बनाने वाली बहू से छुटकारा मिलता है।